हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हमारी जो एनसीईआरटी है 8th क्लास की आवर पास 3 जो कि रिलेटेड है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सब्जेक्ट से, हम अब उसके तीसरे चैप्टर को डिस्कस करते हैं। 2 चैप्टर्स हमने सक्सेसफुली कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। अब तीसरे चैप्टर के बारे में बात करते हैं, रूलिंग द कंट्री साइड। देखो हुआ क्या, जब अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये पूरी की पूरी जो जड़ें उन्होंने जमाई, जैसा कि हमने देखा, और दुश्मनों को, पावरफुल रूलर्स को, मैसूर के राजाओं को, टीपू सुल्तान, हैदर अली, मराठास की कॉन्फेडरेसी को जब इन्होंने तोड़ा और पूरा का पूरा कब्जा करा, और सबसे प्यारी बात जो इनके लिए जो थी, जो इनके लिए प्यारी थी, वो ये थी समुद्रों पर इनका बोलबाला होना पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पर। और उसके बाद समुद्रों पर बोलबाला होने के बाद 3 जगह पर, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, यहाँ पर इनका कब्जा होना। तो यानी कि ट्रेड वगैरह भी सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सारे के सारे लोगों को इन्होंने, जो पावरफुल रूलर जो इनके लिए अड़ंगा बन सकते थे, उनको हरा दिया था। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान के जो शहंशाह आलम थे, जो मुगल एम्परर थे, उनको भी हरा दिया था। और शाह आलम 2 की कहानी ख़त्म करके बैटल ऑफ बक्सर में लास्ट जो कहानी पड़ी हुई थी बहादुर शाह जफर 2 की, उसको भी रंगून वगैरह बेचकर हमने देखा था, पूरी की पूरी जो मुगल वंश को था वो मिटा डाला था। अब इन्होंने क्या सोचा कि देखो, मेजर पोर्ट्स, मेजर टाउन्स, मेजर सिटीज, मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स, ये सब हमारे हाथ में है। लेकिन हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, जो हम चैप्टर 1 से इनको एक देखते हुए आ रहे हैं, जो इनको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, इनका मेन मकसद जो भारत में था वो सिर्फ एक ही था, वो था ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाना। और वो रेवेन्यू इतना ज़्यादा कमाना कि जब ये वापस ब्रिटेन जाएं तो इनके लिए काइंड ऑफ वो एक पेंशन बन जाए। और फिर रेवेन्यू ज़्यादा निकालने का मतलब ये था कि मोनार्क को, फिर चाहे वो किंग हो या क्वीन हो, इन किंग या क्वीन को तो इनको लिमिटेड तौर पर ये देना पड़ता था रेवेन्यू। लेकिन अपने लिए जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो सके उतना करो। तो अब इनका मेजर फोकस जाता है, इन्होंने देखा इस देश में और क्या है, इस देश की मिट्टी में और क्या पैसा छुपा हुआ है। तो इन्होंने देखा समुद्र तो हमने अपने अपना लिए, कॉम्पिटिटर्स जो जितने थे उनके, वो जो गांव वगैरह जो कंट्रोल करते थे, मेजर सिटीज़, मेजर पोर्ट टाउन्स वगैरह जो कंट्रोल करते थे, हमने उनको भी हथिया लिया। जिन जिन राजाओं महाराजाओं को, रियासतों को हमने जो हराया युद्ध में या षड्यंत्र रखकर जैसे भी उनके ऊपर कब्जा करा, उनके फोर्ट्स पर कब्जा कर लिया, उनकी मार्केट्स हमारी, सारी चीज़ हमारी। अब बच गया एक चीज़, गांव वाला इलाका। तो रूलिंग द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब कंट्री का साइड नहीं होता है। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? विलेजेस। अब हम जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना दोस्तों, तब हम ये देखेंगे इस चैप्टर को और 4th चैप्टर को कनेक्ट करते हुए कि जब अर्पित ये लोग गांव में घुसते थे ना, तो गांव में घुसना इतना कोई आसान भी काम नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि गांव में घुसने का मतलब है कि आपको भाई साहब कुछ रास्ते में, कुछ अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में, जहां जहां पर आप कब्जा करने की सोच रहे हो, क्योंकि अभी जो कंट्री साइड पर जो उनका फोकस गया है विलेजेस पर, तो शाइनी उसके साथ हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि विलेजेस के अलावा जो फोकस है, फिर होते होते जब एक गांव देखेंगे तो उस टाइम पर गांव में बहुत सारे, गांव के आसपास या गांव से जुड़े हुए, बॉर्डर मिले हुए बहुत सारे जंगल भी हुआ करते थे। और जंगल में तो जो रिसोर्सेज मिलते हैं उसका तो कहना ही क्या। चैप्टर 1 के अंदर हमने देखा था ना, ये लोग हर एक प्लांट वगैरह को कितना बारीकी से साइंटिफिक एनालिसिस उसकी करते थे कि इससे क्या दवाइयाँ, क्या औषधियाँ, क्या क्या बन सकता है। मतलब हर एक चीज़ से जहाँ से पैसा बन सकता है ना, वहाँ से पैसा बनाओ, निचोड़ निचोड़ के पैसा बनाओ, इनका एक ही मकसद था। ठीक है। अब जब ये गांव में घुसे, तो गांव के साथ साथ अर्पित में ऐसा कह सकता हूँ कि बगल में निगाह जंगलों पे भी गई होगी। लेकिन उन पे कब्जा करना इतना आसान नहीं, क्योंकि लोग करेंगे विरोध, रिवोल्ट की फॉर्म में। और यहीं से जो कहानी है ना, जो मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बताई, बस कभी भी आपको ना ज़्यादा कंफ्यूजन रखनी नहीं है।
जब भी ये आते ना, ये मुंडका रेबिलियन है ना, संथल रेबिलियन, ये इसी प्रकार की रेबिलियन है। आपको आज बेस तो समझ में आ ही गया होगा कि ये रेबिलियन हुई क्यों है, लेकिन इन रेबिलियंस को, इन रिवोल्ट को हम देखेंगे अगले चैप्टर में। और फिर हम इसी रिवोल्ट से उत्पन्न होती हुई, गांव से होती हुई शहरों में हवा पकड़ती हुई जो आग और जो चिंगारी की लपटें जो ऊपर उठी, जो फिर रेड फोर्ट तक गई, तो हम देखेंगे 1857 की क्रांति कैसे होती है। लेकिन इस चैप्टर में अब एक बार ये समझते हैं कि इन्होंने कंट्री साइड पे यानी कि गांव पे रूल कैसा करा। आपको इस फोटो के अंदर रॉबर्ट क्लाइव दिख रहा है। जब मुगल रूलर रूलर ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, कौन होगा ये अगर दीवानी राइट्स दे रहा है तो ये कौन है? शाह आलम कौन? टू, शाह आलम टू। और दीवानी राइट्स के बाद इनको 3 जगह पर रेवेन्यू राइट्स मिल गए थे। राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड ट्रेड फ्रॉम बॉब, जिसको हम हमेशा लिखते हैं बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। ये इनको मुगल रूलर से मिल गए इन 1765। ये कब मिले इनको? कौन से बैटल के बाद? ऐसी थोड़ी ना दे दिए होंगे इसने। बैटल ऑफ बक्सर। वेयर इज बक्सर? ठीक है ना शायनी, हर चीज बंगाल में नहीं होती है, कुछ कुछ चीज बिहार में भी होती है। तो बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद जब कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए तो कंपनी क्या बन गई? मतलब कलेक्ट करने वाले, और वो क्या बन गए? दीवान। और हमने एक चीज देखी थी ना, देखो आप ना इस चैप्टर को जब पढ़ोगे ना, एक बात मैं सबको बता देना चाहता हूं दोस्तों। देखो जो प्रॉपर क्रोनोलॉजी थी ना, प्रॉपर क्रोनोलॉजी कि इन्होंने कहां पर आके कब्जा करा, किसको पहले हराया, किसको बाद में हराया, एक एम्पायर में घुसे तो पहला बैटल कौन सा, दूसरा बैटल कौन सा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब, सेकंड कौन उसमें था कौन, ये सब हम क्रोनोलॉजी देख चुके हैं। ये जो चैप्टर 4 और जो 5 है, फ्रिंज एरियाज के चैप्टर्स हैं। फ्रिंज एरियाज मतलब शायद समझ रहे हो कि यहां पर एक अदर एंगल से बात होगी, जो कि जो चैप्टर 1 और 2 पढ़े थे उनमें जो घटनाक्रम होना चाहिए था, और भी चीजें जो हमें जाननी चाहिए थी। लेकिन स्पेसिफिकली अब हम इसमें ये जानेंगे कि कंट्री साइड को रूल करते हुए अलग अलग गवर्नर्स कौन आए, गवर्नर जनरल कौन आए, कैसे कब्जा करा, होंगे वही। तो ऐसा नहीं समझना है कि क्रोनोलॉजी चलते चलते चलते, वरना अगर ऐसा होता तो शायनी आप मुझे एक बार बताओ, पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर में तो हम इतना कुछ तो कर ही चुके हैं कि थर्ड चैप्टर में 1857 के रिवोल्ट पर आए, और चौथे चैप्टर तो आते आते ये पता चला देश आजाद हो जाए हमारा, तो हम कोई समरी थोड़ी ना पढ़ने बैठे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये फ्रिंज एरियाज के एक अलग से टॉपिक की चैप्टर है, वरना आप कहो कि रॉबर्ट क्लाइव से तो बहुत आगे हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, हम तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पता लगा चुके हैं, अब ये रॉबर्ट क्लाइव का जिक्र क्यों आ रहा है? ये क्योंकि चैप्टर एक अलग कंटेक्स्ट के बारे में आपसे बात कर रहा है, रूलिंग द कंट्री साइड, इस वजह से आ रहा है। तो हुआ क्या, 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्परर शाह आलम टू अपॉइंट कर देता है अपने मुंह पर कालिक पोतने के बाद बैटल ऑफ बक्सर में कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम दीवानी राइट्स देते हैं बंगाल के। इसके अलावा कौन सी 2 जगह के उनके पास दीवानी राइट्स थे? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है। ये जो एक्चुअल इवेंट जो थे ना, ये जो एक्चुअल इवेंट हुआ कि जब इसको दीवानी राइट मिले, ये एक्चुअली रॉबर्ट क्लाइव का जो टेंट था ना, उसमें ये घटनाक्रम हुआ था, जहां पर कुछ इंग्लिशमैन जो थे वो विटनेस थे, मतलब कुछ इंग्लिशमैन और कुछ इंडियन जो थे वो विटनेस थे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये रॉबर्ट क्लाइव का टेंट था, इसने शाह आलम को मतलब बुलाया था, पूरा का पूरा। शुक्र मनाओ कि इसको बैठने दे रहा है ऐसे इज्जत से, है ना। वरना बहादुर शाह टू का तो हाल क्या ही हुआ, बहादुर शाह जफर टू का हाल तो क्या ही हुआ था, मतलब हालांकि वो बात का रूलर था, लेकिन हमें पता है ना, दाढ़ी खींच के नोच के लेके गए थे, और बीवी उसकी रहम की भीख मांग रही थी, है ना, याद है हम सबको वो फोटो, है ना। बट इन द पेंटिंग अबव इवेंट जो है वो ऐसा दिखाया जा रहा है कि इट इज समथिंग लाइक अ मैजेस्टिक ओकेशन। एक्चुअली ये जो घटनाक्रम हुआ था, ये ऐसा नहीं हुआ था जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, लेकिन इसको फिर भी एक अंग्रेजों ने, याद है अंग्रेज साइकोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा खेलते थे, आर्ट और पिक्चर वगैरह और ये सब का यूज़ करके। चैप्टर 1 में हमने देखा था
याद करो इनकी आइडियोलॉजी, लिप्टन टी का ऐड वगैरह ये दिखाना कि बड़ी पॉश टी है, इसको अंग्रेज लोग पीते हैं और वैसा करते हैं, है ना। डोमिनेंस दिखाना, अपनी एक तरीके से अपनी आइडियोलॉजी दिखाना। तो यहाँ पर इसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि देख रहे हो कि शाह आलम टू, भारत के अपने आप को सुल्तान कहने वाले, शहनशाह आलम कहने वाले झुके पड़े हमारे सामने, और हमें रेवेन्यू कलेक्ट करने के दस्तावेज 3 जगह से, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो मिले हैं, वो हमने इनसे भीख नहीं मांगी है, हमने इनकी मुंह पर कालिक पोत दी है। उसके बाद हमने ये कमाए इनको बैटल ऑफ बक्सर में हराने के बाद, इनको शिकस्त करने के बाद। जबकि आपको पता है ना, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने तमिलनाडु में देखा था, बैटल ऑफ बक्सर के अंदर इसकी भी 3 एक्सिस अलायंस थी, फिर भी हार गया था ये शाह आलम, याद है ना। और इसको कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि दिस इज समथिंग लाइक अ ग्रैंड सेटिंग। ये जो पेंटर है, ये रॉबर्ट क्लाइव ने खुद अपॉइंट करा था कि देखो तुम ना इसको एक बहुत रिमार्केबल चीज के तौर पर दिखाना, कि जैसे मेरी लाइफ में कुछ घटनाक्रम ये बहुत मान हुआ हो। जो दीवानी राइट्स मिले, दीवानी राइट्स जो मिले, ये कैसे मिलने चाहिए थे ना, ये रॉबर्ट क्लाइव की सिर्फ एक इमेजिनेशन थी कि यार काश काश ऐसे मिले होते। मतलब जीत तो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन जैसे एक एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, जैसे कि यार मेरा बर्थडे है, मैं अपने बर्थडे पर, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब मान लो कि अब किसी की एक्सपेक्टेशन है कि मतलब मान लो कि मेरा बर्थडे है, क्यों शायनी लबासना में है बर्थडे, है ना, और लवासा में बर्थडे बन रहा है, और यू मतलब यू और आई है सिंगल डिजिट रैंक, ओ भाई कितना प्यार मिलेगा शानी, है ना। मतलब गाल तो भरी जाएंगे किस्सियों से, कोई कंधे पे लिया हुआ है, कोई गोद में उठाया हुआ है ना, कोई केक पे झुला रहा है, कोई बर्फों में लिटा रहा है। तो मतलब अब वो एक रिमार्केबल सी चीज़ नहीं है। तो शाइनी भी हो सकता है कल को ऐसा पेंटर अपॉइंट कर ले कि मेरा बर्थडे चल रहा है, ये देखो सब देखो, कोई गोद में लिया हुआ है, कोई कंधे में लिया हुआ है ना। लवासना का डायरेक्टर देखो झुला रहा है गोदी में ऐसे ऐसे करके मुझे। तो ये सब चीज़ें कि मैडम बस आपकी तो कमी थी, आप आईएएस कैसे बन गए, आप कहाँ थे इतने साल से, आंखें आंखें बूढ़ी हो गई आपको देखने के लिए, है ना। तो ये चीज़ थी। अब इससे क्या है कि जो क्लाइव था, आपको पता है ना, क्लाइव हरामी तो था ही बहुत, अपनी तारीफ तो ऐसे करता था कि जैसे कोई नहीं करता आज तक कभी इतिहास में अपनी तारीफ। कहता था ना, इसकी वो वाली बात याद है ना, कि जिस जिस गली से गुजरता हूँ तिजोरियाँ खुल जाती हैं, और हर कोई मेरी एक स्माइल देखने के लिए मर मिटता है ना। जब ये बाहर जाता है उधर के पार्लियामेंट में, जब एक्सप्लेनेशन देता है अपनी, है ना। और एज अ दीवान, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ना फिर जितनी भी टेरिटरी उसके कंट्रोल के अंडर आई, जैसे अगर हम ऊपर वाले कंटेक्स में बात करें, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की टेरिटरी जो उनके अंडर आई, ये उनके चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। आप लक्ष्मीकांत में ये वाला वर्ड जाकर ऐड कर लेना जब हम लोग बात करते हैं दीवानी राइट्स की, तो उधर से लिखा होता है राइट टू गेन कंट्रोल ओवर रेवेन्यू, तो आप बोल देना, उधर लिख देना, अपडेट कर देना इस वर्ड को, कि वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे उन टेरिटरी के जो कि उनके कंट्रोल के अंदर आती थी। और आई रिपीट, कौन सी मिली थी उनको बैटल ऑफ बक्सर के बाद? 3 टेरिटरीज, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बॉब, ठीक है। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड। अब वो सोच सकते थे आराम से कि उनको क्या कहते हैं, कैसे एडमिनिस्टर करना है इन सबको, और कैसे कैसे उनको अपना रेवेन्यू जो है ऑर्गेनाइज करना है। लेकिन अर्पित मुझे एक बात बताओ, रेवेन्यू कलेक्शन जो अभी तक जो उनको लैंड नहीं मिला था, बॉब, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, लेकिन ये तो यही सोचेंगे ना कि इसको और वे में यूटिलाइज करा जा सकता है, और वो बढ़िया यूटिलाइज करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं जैसे मान लो कि आप बताओ शाइनी, आपके घर में कितने फ्लोर्स हैं? 3 फ्लोर है, सारे किराए पे चढ़े हुए हैं या फिर आपके ही हैं? आपके ही हैं, तो तीनों पे कौन रहता है? ठीक है। अच्छा, मतलब ज्वाइंट फैमिली है काइंड ऑफ, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, कौन आंटी? अच्छा, देखो, आंटी को सबसे पहले निकालो, ठीक है, और हो सके तो मम्मी पापा को भी निकालो। अब देखो इन्वेस्टमेंट प्लान, यहां पर इस घर में पार्टीशन,
यहाँ के कमरे शाइनी चढ़ाओ पीजी पे, इधर के चढ़ाओ पीजी पे। अभी तुम्हारे घर से कितना रेवेन्यू आ जाता है शाइनी, तुम लोग रहते हो? नहीं आता है, जीरो है अभी। अब देखो, अब मेरी बात सुनना, आज से बागी बनना तुम, ठीक है? मेरी बात सुनो, देखो 9-9 हज़ार के कमरे चढ़ाओ किराए पर, बोलो इनसे, बाहर बोर्ड लगाओ, जो इस कमरे से यहाँ पर आके रहता है वो सिंगल डिजिट रैंक ले जाता है यूपीएससी के अंदर, ठीक है? यहाँ पर कृपा है विष्णु जी की, वो अलग बात है, तुम जैसे फिर अंदर जाके मछलियां पका रहे हो। ये कितना हो गया ये? 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 54। छत के ऊपर कोई टेरेस फार्मिंग कर लो बढ़िया सी, 5-10 हज़ार उससे निकले। और घर के आसपास वरांडा जो गार्डन वगैरह या कुछ भी है, उधर कोई पाल्म ट्री या कुछ भी करके कोई चीज़ें उगा लो, या फिर कोई भी छोटा सा मतलब एक जो भी काम हो सकता है वो कर लो, ठीक है? जीरो रेवेन्यू से 70,000 आराम से हो जाएंगे। मैंने क्या करा, क्या दिमाग लगाया मैंने इस बिल्डिंग में आपकी, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ इन लेक्चर में, ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ? मैंने क्या करा, जो मुझे दिखा ना कि आपका, और देखो टारगेट भी बेस्ट मिला मुझे शाइनी, देखो इस एग्जांपल में है तुम जीरो रेवेन्यू से 70,000 बनाने की स्ट्रेटजी, फिर चाहे भले ही तुम रह लो मम्मी पापा के साथ 9,000 के कमरे में कहीं पर भी बंगाल में कमरा लेकर, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पास 60,000 होंगे ट्रेडिंग में लगाने को, यानी कि अगले 10 साल में दूसरी बिल्डिंग रेडी है ऐसी बनने को। ये ईस्ट इंडिया कंपनी इस पैनी निगाह से, चील निगाह से देखते थे किसी भी चीज को, कि तुम्हारे लिए वो घर है, मेरे लिए रेवेन्यू का सोर्स है, ठीक है? तो बात कराना मेरी मम्मी पापा से, आज घर खाली करवाते हैं शाइनी, और वहीं से फाउंडेशन क्लासेस भी चलाएंगे और पीजी वगैरह भी चलेंगे, ठीक है? मम्मी पापा को तो हाथ में से पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा उनको पैसे हाथ में, तुम बिल्डिंग तो नाम करो एक बारी बस मेरे। और ऐसा नहीं है मंगल आंटी को भगा देंगे, अरे गोद में बिठा के दाल चावल खिलाएंगे। दिस हैड टू बी डन इन अ वे, ताकि जो भी कंपनी टेरिटरी एक्वायर करने की सोच रही है वो वहां से काफी ज्यादा रेवेन्यू निकाल सके। अब एक चीज बता देता हूं, ये एग्जांपल मैंने मजाक के लिए नहीं बताया, सच में इनके इन्वेस्टमेंट प्लान ना इतने भयंकर लेवल के होते थे कि इनको, अब एक बार बताओ ना, ये बैटल ऑफ बक्सर जबरदस्ती मिसबा ईशा क्यों लड़ने जा रहे हैं बेफालतू में? कोई कुछ तो मतलब कुछ तो देख रहे होंगे ना कि यार, अब जैसे शाइनी है, अब मेरी नजरों में आज से बेवकूफ है, अबे क्या यार तुम यार, आंटी को रख के, इसको रख के, उसको रख के, 70,000 तो सामने दिख रहे हैं मुझे तुम्हारी बिल्डिंग में बिना बिल्डिंग देखे, मतलब तुम्हारे चेहरे में शाइनी मुझे 70,000 दिख रहे हैं, और इस बात पर एक फीस तुम्हें और देनी पड़ेगी मुझे डबल। तुम्हारे घर का इन्वेस्टमेंट प्लान बताया देखो इतना बढ़िया मैंने, अब तुम दिमाग में सोचोगी रात को बैठ के, तो इसलिए मेरी फीस भी डबल, ठीक है? आइडिया तो क्योंकि मेरा ही है ना, सोच लो, वरना अभी मैं एफर्मेशन मानना शुरू करूंगा, साइक्लोन आएगा अभी बे ऑफ बंगाल में। तो पॉइंट यहां पर क्या है कि इनकी भी निगाह ना ऐसी चील वाली होती थी अर्पित, कि ये सोचते थे कि किस प्रॉपर्टी से मैक्सिमम रेवेन्यू निकल सके। पता है क्यों? बात घुमा फिराकर एक ही चीज पर आ जाती है अर्पित, कि इनको अपने इन्वेस्टमेंट प्लान सोचने पड़ते थे कि जब ये यूके वापस जाएंगे, ब्रिटेन वापस जाएंगे, इंग्लैंड वापस जाएंगे, तो ये कितना रेवेन्यू यहाँ से लेकर जाते हैं। और फिर इनके ऊपर प्रेशर भी था अर्पित, हर महीने इनको किसको पैसे पहुंचाने पड़ते थे, या हर साल जो भी डिसाइड हुआ था, क्राउन को, मोनार्क को, किंग या क्वीन को। तो क्या ये वाली चीज सबको समझ में आई? मतलब किसी कोई बिल्डिंग वाला प्लान अब समझ में आया? मतलब मैं मजाक की फॉर्म में बता जरूर रहा था, लेकिन दिस वॉज वेरी सीरियस। एक एक चीज को मतलब ये बर्बाद नहीं करना चाहते थे। मतलब ये ऐसी चीज है कि जैसे शाइनी तुम्हारी निगाह ना, जैसे कि मतलब शमशान घाट में भी तुम कुछ सोच लो कि मतलब यार क्या इनको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा जा सकता है, तो ऐसी इनकी निगाह थी कि मतलब यहां पर भी बिजनेस प्लान बनाने की, जैसे तुम शमशान घाट में बनाते हो ना बिजनेस प्लान, ऐसे ही है, ठीक है? तो
अ ट्रेडिंग कंपनी ऑल्सो हैड टू इंश्योर डैट वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो बाय कर सके और उसको सेल कर सके जब उसको वो चाहिए हो, ठीक है। और हमने देखा था, अगर हम इनको ट्रेडिंग कंपनी बोल रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, इनका जो बाय करा हुआ प्रोडक्ट होगा, इनमें से चीप क्या होना चाहिए और महंगा क्या होना चाहिए? है अर्पित, क्या चीप होना चाहिए, क्या महंगा होना चाहिए? बाय करा हुआ प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए या बेचने वाला प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ताकि हाँ, ये तो बेसिक रूल है, क्योंकि अपना इनको क्या निकालना है? मार्जिन। मार्जिन इससे, बाइंग सेलिंग से प्रॉफिट। अब अगर प्रॉफिट निकालना है तो जितने सोर्सेज ये आजमा सकते थे उतने आजमा लिए। अब एक टाइम के बाद दोस्तों बताओ जरा, किसान की हालत भी कुछ ऐसी तो थी नहीं उस टाइम पर हिंदुस्तान में कि वो इतना इतना टैक्स दे सके, वो दे सके। यानी कि इन्होंने जो भी जमीन से जो भी हो सकता था उन्होंने सारे के सारे तिगड़म देख लिए। लेकिन अब इनका ध्यान कहां पर गया? देश में सबसे खाली इलाका हमें कहां देखने को मिलता है? टाउन्स में, सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में, या फिर रूरल एरियाज में? कहां देखने को मिलता है किसी भी कंट्री के अंदर? रूरल एरिया। और जो खाली पड़ी हुई है जमीन, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्लान। अब जैसे शाइनी, अगर आप मुझे बताओ कि हमारे सर इसके अलावा कुछ खेत भी हैं जो खाली पड़े हुए हैं, तो तुम्हें तो मैं स्केयर क्रो बना के वहां खड़ा कर दूंगा और एक बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा, है ना? इन्वेस्टमेंट प्लान। यही इनका दिमाग था। तो ओवर द इयर्स कंपनी ने यह भी सीखा कि इनको ये कदम ना फूक फूक कर रखना पड़ेगा, यानी कि ठंडा पानी भी पीना है ना तो फूक फूक कर पीना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये जानते थे ये एक गोरी चमड़ी वाले बाहर से आए हुए एक एलियन पावर है। और अगर इनकी निगाह गांव पे रूल करने की अगर है ना, तो इनको उन लोगों को शांत करना पड़ेगा, पेसिफाई करना पड़ेगा जो पास में रूल कर चुके हैं कंट्री साइड में। और वहां पर ताकि उनकी अथॉरिटी और उनकी प्रेस्टीज को किसी भी तरह की ठेस ना पहुंचाएं, उनकी भावना को आहत ना करें। और जो लोकल पावर है, दोज हु हैड हेल्ड द लोकल पावर, उनको कंट्रोल करना है। लेकिन ये जानते थे कि एकदम से ये कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते इनको, जैसा कि ये लोग मराठाओं के साथ कर रहे थे या उसका सोच रहे थे। धीरे धीरे करके इनको कदम रखने हैं। और ये इंसिडेंसेस पैरेलली चल रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा मत सोचना हम क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं कि वो मराठा वगैरह सबको पावर को खत्म करने के बाद अब ये वाला सिनेरियो हो रहा है। समझ रहे हो ना अर्पित, बिस्मे, ईशा? ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। लेकिन ये होना जाना कैसे है? ये कैसे कॉलोनाइज करेंगे कंट्री साइड को, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे रेवेन्यू रिसोर्सेज को, कैसे लोगों के राइट्स को रिडिफाइन करेंगे, और कैसे उन क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेंगे जो ये चाहते थे? और हमारे सामने अब देखो एक ये हिंट आ गई, वो क्रॉप्स उगाओ, वो क्रॉप्स उगाओ जिससे पैसा मिले। खाने वाले क्रॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं ईशा? लेकिन फूड क्रॉप के अलावा एक क्रॉप और होता है जिससे पैसे मिल सकते हैं, क्या कहते हैं उसको? कैश क्रॉप की जरा कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? इंडिगो। नॉर्थ ईस्ट में जब गए ये, आज भी हमें इनको थैंक यू वैसे बोलना चाहिए कि जो यहां पर हमें कुछ इस प्रकार के जो ये देखने को मिलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो देखा ना शाइनी औरतें आपने, वो आगे पीछे वो टी का वो लटकाए होती हैं और आगे बच्चा लटकाए होती हैं, है ना? जैसे तुम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो ना बच्चों को, वो डाल डाल के वो बोरियां, ऐसी वो लटकाए होती हैं दोनों साइड। ठीक है, वो पत्तियां तोड़ती हैं, तुम बच्चे तोड़ते हो।
इंडिगो, इसके अलावा शुगर केन। ये कैश क्रॉप्स होती है। कैश क्रॉप देखो मयूर, वो क्रॉप होती है जिनको डायरेक्टली ना कंज्यूम नहीं करा जा सकता। अब ये चाय के पत्तों को आप खा लोगे डायरेक्टली, बताओ? इंडिगो को और उसको अनाज को जैसे आप पता है कि आपको पीस कर आटा बनकर वो रोटी वोटी मिल जाएगी। शुगर को पीस के भी चीनी मिल जाएगी, लेकिन चीनी खाता नहीं है कोई कि भैया चीनी खाएंगे आज बैठ के, आज घर पे कुछ नहीं है तो। इंडिगो खाओगे तो अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। और चाय की पत्ती भी ऐसे पत्ती की फॉर्म में कभी नहीं खाई जा सकती, ना चबाई जा सकती, ना उससे पेट भरा जा सकता है। अब समझ गए क्या होते हैं कैश क्रॉप, फूड क्रॉप? ये चीज थी। अब क्या होता है कि सारे कैश क्रॉप तो ठीक है, लेकिन जितने मैंने लिखे हैं इनमें से सबसे खतरनाक वाला ईशा कौन सा? इंडिगो। इंडिगो क्या होता है? इंडिगो, इंडिगो बेसिकली डाई होती है, और मैंने ब्लू कलर से इसलिए बनाई है, जनरली ब्लू कलर की ही होती है। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इंडिगो, इंडिगो रेवोल्यूशन भी आएगा अभी, काइंड ऑफ जो पहले हुआ था अंग्रेजों के टाइम पे जो उनको सहन करने को मिला था। इंडिगो रिवोल्ट कह लो आप उसको, रेवोल्यूशन तक कह के, इंडिगो रिवोल्ट। अब इंडिगो का पता है क्या होता है? एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी खेत पर जहां पर चावल दाल वगैरह उग रही हो अर्पित, और वहां पर आप जाकर इंडिगो उगा दो तो क्या होगा? एनी आइडिया? सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। यानी कि अगर मैं यहां पर अभी तक कोई क्रॉप उग रही थी, और अगर मैं ऐसे ये ब्लू कलर से मछली बना रहा था कि इंडिगो मतलब समझ जाओ इसको, तो ये जो जमीन है ना, ये जो जमीन है, यहां पर फिर फ्यूचर में कोई और क्रॉप नहीं उग सकता। लेकिन जब कोई और क्रॉप नहीं उग सकता और सिर्फ इंडिगो ही उग सकता है, तो अर्पित वो ऐसा कर क्यों रहे थे फिर? बिजनेस क्यों कर रहे थे फिर ऐसा? आप मैं बताओ ना अर्पित, देखो सोच के देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जमीन है, इनको पता है कि अगर इंडिगो उगाएंगे ना तो इंडिगो ही उग पाएगा, और बाकी और कोई क्रॉप जो अभी तक उग पा रहे थे वो कभी नहीं उग पाएंगे, वो बेकार है जमीन है। फिर भी लेकिन ये इंडिगो क्यों उगाते थे? वो तो चलो चावल दाल वगैरह अगर डबल डबल लेवल पे करा जाए तो इंडिगो जितना ही प्रॉफिट दे देगा, लेकिन फिर भी ये। देखो, बात पता क्या है? अगर मैं अगर मैं शाइनी अपने फोन से उछाल उछाल के फोन खेलूं, तो मुझे डर भी लगे कि स्क्रीन फूट जाएगी। तुम्हारे फोन से या तुम्हें उछाल उछाल कर खेलूं तो उससे क्या क्या डर मुझे, है ना? बात ये है अर्पित, इनके बाप की जमीन थोड़ी ना थी। तो जिस जो चीज जैसे आपको कोई दोस्त बाइक दे के जा, उड़ानी उड़ा, जो करना है कर, मतलब वो करके, तो आपको पता है कि कल को कुछ हो भी गया तो आपका थोड़ी ना है, आपका नुकसान थोड़ी ना हो रहा है। तो ये चीज थी कि इनके मन में ना, यहाँ पर जो भावना थी वो थी इसको लेकर, केयरलेसनेस की भावना, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम की बहुत बैंड बजी है, और बहुत सारी जमीन हमारी इनफर्टाइल हो गई। क्या ये सारी डिस्कशंस आपको समझ में आई, आप सबको अच्छे से? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।